दोस्तों बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम एक नॉर्मल रूटीन पे थी, तभी उसके थर्मल कैमरे पर कुछ खेतों की तरफ आकृतियाँ दिखती है। बीएसएफ के कमांडर धीरे धीरे अपने जवानों को लेकर उस खेत की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही ट्यूबवेल के नज़दीक जाते हैं, थर्मल कैमरे से वो आकृतियाँ गायब हो जाती है। जब वहाँ तलाशी ली जाती है तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, एक पुराना कमरा और एक बंद पड़ा ट्यूबवेल का मशीन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब खास तरीके से जांच की जाती है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मिलता है, ताजे जूते का निशान और ताजे खुदे हुए मिट्टी जिसे खोदकर पुनः भर दिया गया हो। उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन जब इंटेलिजेंस टीम आती है और गंभीरता से जांच करती है, फिर वो खुलासा होता है कि पूरे बीएसएफ कैंप में हड़कंप मच जाता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से, कैसे उस खेत के नीचे पाकिस्तान के आईएसआई हैंडलर ने एक मिनी पाकिस्तान बसा रखा था। दोस्तों कहानी की शुरुआत फरवरी 2023 को होती है। पंजाब का बॉर्डर के पास लगा एक फिरोजपुर का गांव, जो कि महज पाकिस्तान बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर है, और किसानों के खेत बॉर्डर लाइन से सटे होते हैं, जिसे हम जीरो लाइन भी कहते हैं। और उसी बॉर्डर पर एक किसान सूरजभान सिंह का खेत था, और खेतों में एक पुराना ट्यूबवेल लगा हुआ था। बहुत दिन से ट्यूबवेल खराब चल रहा था और किसान के पास इतना वक्त नहीं था या पैसा नहीं था कि वो ट्यूबवेल नया बनवा सके, इसलिए वो दूसरे किसान से भाड़े पर पानी ले लिया करता था। अब वो किसान उस ट्यूबवेल की तरफ बहुत कम ही जाया करता था। कभी कभी उसकी पत्नी कहा भी करती थी, लेकिन किसान उसे अनसुना कर दिया करता था। इधर दोस्तों आईएसआई की एक मीटिंग होती है और आईएसआई के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि हमें भारत में एक जगह चाहिए जो कि बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ हो, ताकि हम नकली नोट, हथियार, चरस, गांजा, अफीम सप्लाई कर सके। लेकिन ऐसा जगह उन्हें नहीं मिलता है। और आईएसआई का एक हैंडलर था जो कि पंजाब में ही रहता था, फिरोजपुर में। उसका नाम था रहमान। और रहमान से संपर्क करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं मालूम, चाहे जैसे भी हो, मुझे बॉर्डर के पास एक खाली पड़ा कोई जगह चाहिए। और रहमान जो हैंडलर था वो एक गरीब किसान जिसका नाम था बलजीत, उसे फंसा रखा था। पहले शुरू में उसे पैसे का लालच देता है, उसकी मदद करने का आश्वासन देता है, और धीरे धीरे जब बलजीत उसके जाल में फंस जाता है तो उससे देश विरोधी काम लेने लगता है। अब बलजीत उनके मखरजाल में ऐसा फंस गया था कि वो निकल भी नहीं सकता, और बार बार बलजीत को धमकी दी जाती थी कि अगर तूने कहीं मुंह खोला या पुलिस को बताने की कोशिश की या बेशक को बताया तो तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा। बेचारा बलजीत दलदल में फंस चुका था। अब वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता था। दोस्तों आईएसआई का जैसे मैसेज रहमान के पास आता है, रहमान उसी मैसेज को बलदीप के पास ट्रांसफ़र कर देता है और बलजीत को बताता है कि मुझे बॉर्डर के पास एक जगह चाहिए, चाहे जैसे भी हो तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा। अब दोस्तों बेचारा बलजीत क्या करे क्या ना करे इस उधेड़बुन में था, लेकिन उसे तो काम करना ही था। कभी वो किसान बनकर किसानों के बीच जाता, कभी बीज बेचने वाला बनकर जाता, कभी फल बेचने वाला बन के जाता। ऐसे करके वो किसानों से संपर्क, लेकिन उसकी निगाहें रेकी कर रही होती कि जीरो बॉर्डर पर कौन सी जगह ठीक रहेगा। तभी उसकी नज़र सूरजभान सिंह के खेतों पर जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक कमरा बना हुआ था जो कि ट्यूबवेल का था, और ट्यूबवेल बहुत दिन से खराब पड़ा था। वो बीज और खाद बेचने वाला मिलकर सूरजभान सिंह से मिलता है और बातों ही बातों में उसे ये निकलवा लेता है, ये पता कर लेता है कि ट्यूबवेल ख़राब है और सूरजभान सिंह की औकात नहीं है कि ट्यूबवेल का रिपेयर करा सके। ये कमरा सालों से खाली पड़ा है। बस बलजीत की तलाश यहीं ख़त्म हो जाती है। वो अपने हैंडलर रहमान को सारा सूचना दे देता है और रहमान इस सूचना को आईएसआई के पास पहुंचा देता है। अब दोस्तों आईएसआई की तरफ से रहमान के पास बहुत सारा पैसा का फंडिंग हो चुका था, और उसमें से रहमान कुछ पैसा बलजीत को देता है। अब बोलता है इसमें कुछ काम करवाना है, लेकिन ऐसे मिस्त्री को ढूंढना है जो कि रात को काम कर सके और काम गुपचुप तरीके से कर सके, ताकि किसी को कानों कान भनक ना लगे। अब बलजीत ऐसे 2 मिस्त्री की तलाश करने लगता है जो काफ़ी गरीब हों, लेकिन उसके अंदर टैलेंट हो, और कुछ ही दिन में ऐसे मिस्त्री को ढूंढ निकालता है। उसे पैसे की लालच देता है। मिस्त्री को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बलजीत का शर्त था कि काम रात को ही होगा, वो भी धीरे धीरे होगा, बिना शोर शराबा किए, बिना आवाज़ किए, चाहे काम में कितना भी वक्त लगे। पैसे उसे एडवांस में दिए गए थे और मुँह मांगे दिए गए थे। अब बेचारे मिस्त्री इतने पैसे देखकर अवाक हो जाते हैं। राह सा क्वेश्चन भी वापस उनके पेट में घुस जाता है। क्वेश्चन पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि पैसे से मुंह भर दिया गया था। अब वहाँ काम शुरू हो गया था। उस ट्यूबवेल के नीचे खुदाई शुरू हो जाती है। नीचे बहुत बड़ा एक कमरा बनवाया जाता है। कमरे के अंदर एक छोटा सा जनरेटर भी लगाया जाता है।
जो कि बिल्कुल साउंडलेस था। हल्की ध्वनि वाला जनरेटर था। उसके अंदर महीनों का राशन रखा जाता है, टॉर्च रखी जाती है, वायरलेस सेट रखा जाता है, सेटेलाइट फ़ोन रखा जाता है और यहीं से एक गुप्त रास्ता भी निकाला जाता है जो कि पाकिस्तान के उस तरफ नहर में खुलता था। दोस्तों, इस बात की कानों कान खबर नहीं लगती है और करीब करीब 6 से 8 महीने का वक्त लगता है, क्योंकि ये प्रक्रिया रात को चल रही थी और धीरे धीरे चल रही थी। दिन में ये काम बिल्कुल बंद रहता। अब दोस्तों 2024 आ चुका था और कमरा यानी कि मिनी पाकिस्तान बनकर तैयार हो गया था और आईएसआई के हैंडलर ने उसका नाम रखा था मिनी पाकिस्तान। अब धीरे धीरे वहाँ पर बसना शुरू हो गया। आतंकी संगठन के कई हैंडलर वहाँ पर आके रहने लगे। खतरनाक खतरनाक हथियार वाले पहरेदार भी वहाँ आ गए। अब दोस्तों ये काम मिस्त्री के द्वारा बंद कर दिया गया था। अब पाकिस्तान से नहर के रास्ते जो गुप्त रास्ता बनाया गया था उधर से मिस्त्री आने लगे और धीरे धीरे उसका चौड़ीकरण शुरू हुआ। काम निरंतर चल रहा था। 1 साल का वक्त और बीत जाता है और बहुत बड़ा एरिया में और बहुत बड़ा बड़ा कमरा बना दिया गया था। कई कमरे, कई ग्राउंड बना दिए गए थे। वहाँ पर जनरेटर, सेटेलाइट फ़ोन, वायरलेस सब कुछ लग गया था और धीरे धीरे उस जगह को मिनी पाकिस्तान का रूप दे दिया गया। अब आईएसआई का चीफ बहुत खुश था। अब पाकिस्तान से सीधा ड्रोन रात को 2 बजे कभी हीरोइन की खेप लेकर, कभी हथियार के खेप लेकर, कभी नकली नोट की खेप लेकर उड़ान भरता और तय जगह पर उस सामान को वहाँ गिरा देता और उसी वक्त सेटेलाइट पर मैसेज पास किया जाता। एक छोटे से गुप्त रास्ते से वहाँ से कुछ लोग निकलते, हीरोइन को, नकली नोट को या जो भी सामान रहता उसे लेकर अंडरग्राउंड हो जाते। उसका पैकिंग बदला जाता, पाकिस्तान का नामो निशान मिटाया जाता, उसके सारे सबूत मिटाए जाते और शुरू हो जाता पंजाब में ड्रग्स का धंधा शुरू, नकली नोट का धंधा शुरू। और ये काम धड़ल्ले से चल रहा था। किसी को कानों कान खबर नहीं हो रही थी। पंजाब की पुलिस, बीएसएफ वाले सब मिलकर नशा के जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे थे। नशा के बड़े बड़े खेप पकड़ रहे थे, लेकिन पंजाब में नशा नहीं रुक रहा था क्योंकि ये तो अंडरग्राउंड माल आ रहा था। किसी को इसका भनक ही नहीं लग रहा था। दोस्तों, एक दिन संजोगवश बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम अपने रूटीन गश्त पर चल रही थी, लेकिन रात के 2 बज रहे थे और एकाएक उनके थर्मल कैमरा पर कई आकृति कैच की जाती है और वो आकृति उसी खेतों की तरफ से दिखाई पड़ रही थी। और ये वही वक्त था जब ड्रोन के द्वारा माल गिरा था और कुछ लोग उस माल को उठाने आए थे। और जैसे पेट्रोलिंग टीम धीरे धीरे उधर जाती है, थोड़ी देर बाद थर्मल कैमरा से वो सारी आकृति गायब हो जाती है। बीएसएफ वाले को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि अभी तो थर्मल कैमरा दिखा रहा था, अभी क्या हो गया। जब वहाँ जाते हैं और वहाँ तलाशी ली जाती है तो कुछ भी नहीं मिलता है, बस एक पुराना कमरा था और वहाँ पर एक जंग लगा मोटर था, बाकी कुछ भी नहीं। जब टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ सर्च किया जाता है तो दोस्तों एक ताज़े जूते के निशान मिलते हैं। उस निशान का पीछा किया जाता है तो निशान एक जगह जाके बंद हो गए थे। वहाँ एक जंग लगा ढक्कन था। चारों तरफ बीएसएफ वाले टॉर्च की रोशनी में सब कुछ खंगाल रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। बीएसएफ वाले आकर अपने अधिकारी को बताते हैं और अधिकारी इस सूचना को हल्के में नहीं लेता है। इधर जो मिस्त्री था जिसने पहला काम वहाँ पर किया था उसको बड़ी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि जानता था कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। रात के अंधेरे में काम किया, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। और एक दिन वो चुपके से ताक झाँक करने लगता है। तभी उसे हथियारबंद कई आदमी दिखते हैं। अब वो काफ़ी डर जाता है कि अगर कभी भी ये पकड़े जाते हैं तो उसका भी नाम उजागर होगा और खामखा पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है पुलिस को बताने का, क्योंकि बलजीत ने उसे काफ़ी डरा दिया था। और एक दिन वो चुपके से बीएसएफ कैंप में जाता है और बीएसएफ के अधिकारी को सारी बात बताता है और बीएसएफ वाले उसी के आधार पर अपना पेट्रोलिंग टीम उधर भेजे थे और ये बातें सामने आ चुकी थी। अब बीएसएफ के इंटेलिजेंस टीम दिन में उस इलाके को खंगालने लगती है। सारा उपकरण लेके वो आ गए थे, ज़मीन के अंदर चेक करने वाला उपकरण सब कुछ। जब जगह जगह उस मशीन से चेक किया जाता है तो पता चलता है अंदर तो बंकर बने हुए हैं। अब धीरे धीरे इंटेलिजेंस टीम बिना शोर शराबा किए उस मशीन से सब कुछ चेक कर रही थी कि बंकर कहाँ तक है। तो बहुत बड़ा व्यास, बहुत बड़ा एरिया में वो बंकर बना हुआ था और उसका एक छोर नहर की तरफ जा रहा था। जब उसकी इंक्वायरी की गई तो नहर से पार होते हुए पाकिस्तान के एरिया में भी जा रहा था। अब बीएसएफ के इंटेलिजेंस टीम ये समझ चुके थे कि जो कुछ भी अंदर हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन अभी ये कुछ आउट करने के मूड में नहीं थे, क्योंकि इससे शोर शराबा होने से लोग भाग जाते या पकड़े नहीं जाते। अब इंटेलिजेंस वाले रात को निगरानी करने लगे, बहुत दूर से और शक्तिशाली दूरबीन के द्वारा। ठीक रात के 2 बजे फिर ड्रोन आता है और वहाँ पर हीरोइन का एक खेप गिरा के चला जाता है। दूसरा ड्रोन आता है, हथियार का खेप गिरा के चला जाता है। अब इंटेलिजेंस वाले समझ चुके थे
कि जो कुछ भी हो रहा है बड़ा ही खतरनाक हो रहा है। अब दूसरे दिन इंटेलिजेंस टीम वाले बीएसएफ के कई बहादुर जवान के साथ वहाँ पूरा पहरा लगा देते हैं, घेरा लगा देते हैं। उसके बाद जेसीबी लेकर जो नहर की तरफ रास्ता गया हुआ था, जेसीबी से खुदाई करके उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक करने के बाद बीएसएफ के बहादुर जवान रॉकेट लॉन्चर लेकर ग्रेनेड के गोला वहाँ दागना शुरू करते हैं अंदर ही अंदर। जब गोला अंदर फटने लगता है दोस्तों, कहीं भागने कोई रास्ता ही नहीं बचा था। जो नहर वाला रास्ता बचा हुआ था उसे बीएसएफ ने ब्लॉक कर दिया था। अब उनके पास मात्र एक ही रास्ता रह गया था, जो छोटा सा रास्ता था ट्यूबवेल के पास, जहाँ से वो सामान अंदर करते थे। उधर से खोलकर जितने भी अंदर पाकिस्तानी चूहे छिपे हुए थे सब बिल से बाहर निकलने लगे। और बीएसएफ वाले इधर हथियार लिए, ट्रिगर पर उंगली लिए तैनात खड़े थे। जैसे वो बाहर निकलते उन्हें गोलियों से भूंज दिया जाता। दोनों तरफ मौत थी, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। आखिर जाए तो जाए कहाँ। इधर बीएसएफ के जवान रॉकेट लॉन्चर से निरंतर गोला दाग रहे थे और इधर जो भी भाग रहे थे उसे गोली मारी जा रही थी। जब बहुत देर तक कोई नहीं निकलता है तब बीएसएफ वाले आर्मी वाले को बुलाते हैं और एक संयुक्त ऑपरेशन चलाते हैं। उसके बाद जेसीबी से वो रास्ता को बड़ा किया जाता है, जो छोटा सा रास्ता था। जब आर्मी के जवान अंदर घुसते हैं तो देख के दंग रह जाते हैं। उस बंकर के अंदर क्या नहीं था। जनरेटर था, वायरलेस सेट था, सेटेलाइट था, राशन पानी था, सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात, हथियारों के एक जखीरा मिलता है, बहुत लेटेस्ट चाइना का हथियार, अफीम का जखीरा, हीरोइन का जखीरा, गांजा का जखीरा, नकली नोट का जखीरा। देखकर आर्मी वाले की आंखें चुंधी आ जाती है। सबको भारत सरकार अपने अंदर करती है और जो रास्ता नहर की तरफ गया हुआ था उसे ध्वस्त करती है। उसमें नहर का पानी छोड़ दिया जाता है और एक तरफ कंक्रीट और सीमेंट की मजबूत बाड़ लगा दी जाती है, दीवार बना दी जाती है, ताकि आइंदा भविष्य में इस रास्ते को दोबारा कोई खोल ना सके। और एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो जाती है। उनके आदमी मारे गए अलग, सामान पकड़ा गया अलग, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी पर? कमेंट के माध्यम से अपने दिल की बात जरूर लिखिएगा। और एक लास्ट में क्वेश्चन भी है दोस्तों, पाकिस्तान क्या फिर टूटने वाला है? पाकिस्तान से एक नया देश बलूचिस्तान बनने वाला है? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और इसके साथ ही हमें आगे भी दीजिए। फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।